हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो के अंदर बेटा आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो ऑप्टिक्स जो कि मैंने दो यूनिट्स दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के अंदर। रे ऑप्टिक्स में मैंने रिफ्लेक्शन पूरा खत्म कर दिया बच्चों, उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल के अंदर, आप जाकर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से भी चेक कर सकते हो बेटा। अब ये जो शुरू हो रहा है, ये सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है रे ऑप्टिक्स का। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर इस पर पूरी बात होगी। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर है कि रिफ्रैक्शन क्या है, डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयरर मीडियम क्या होता है, लाइट किस तरफ बेंड होती है, या क्या क्या फिनोमेना है, इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो बेटा इस वीडियो को शुरू करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से शुरुआत करते हैं। रिफ्रैक्शन है क्या बेटा? पहली चीज, ये जो हेडिंग है चैप्टर की, इसका नाम क्या है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे रिफ्लेक्शन था, टू बाउंस बैक, बेसिक मतलब क्या था बेटा? टू बाउंस बैक। सिमिलरली रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज का रिफ्रैक्ट यानी कि भटक जाना, या कहते हैं ना डेविएट कर जाना किसी अलग पाथ पर। मतलब कोई चीज अगर स्ट्रेट जा रही है, सीधी जा रही है, तो वो अगर अपने ओरिजिनल पाथ से भटक जाती है तो यही चीज को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा लाइट के केस में पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ना है। तो बच्चों ये बात हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में चलती है अगर वो होमोजीनियस मीडियम के अंदर चल रही है। होमोजीनियस का मतलब क्या है बेटा? होमोजीनियस मीडियम, इसका मतलब समझिए बेटा क्या होता है। होमोजीनियस मीडियम का मतलब एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है किसी भी मैटर की स्टेट के, वो सेम स्टेट में प्रेजेंट है ना? सेम स्टेट में प्रेजेंट है, सेम स्टेट में प्रेजेंट है, सेम नंबर ऑफ सेम कंडीशंस उनकी है सारी, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसा मीडियम कहलाता है होमोजीनियस। मतलब इसको और समझाऊंगा तो ये है बेटा कि मान लो एक कंटेनर लिया हमने, उस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड फिल कर दिया, पूरी कंप्लीटली लिक्विड से फिल करा है, तो बेटा वो जो मीडियम कहलाएगा वो होमोजीनियस है। बिकॉज कंटेनर के होल पार्ट में सिर्फ लिक्विड का पार्टिकल्स है, सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स है, यानी कि एक होमोजीनियस, सारे वाटर पार्टिकल्स मिलेंगे ना, वाटर 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 वाटर, हर तरफ वाटर का पार्टिकल है, यानी ये होमोजीनियस मीडियम हो गया। अब अगर बात करें सिमिलरली, फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर आपने हाफ वाटर फिल कर दिया, हाफ एयर रहने दी। अब क्या होगा? अब देखो एक तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं और एयर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। इस कंडीशन पर ये जो मीडियम है इसकी होमोजीनियस नहीं रहेगा, अब ये हेटेरोजीनियस बन गया या चेंज हो गया। इसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो बदल गए हैं, कहीं पर एयर के हैं, कहीं पर वाटर के हैं, यानी अब सिमिलैरिटी नहीं रह गई, वो खत्म हो चुकी है। तो बेसिक बात समझ पाए क्या चीज है होमोजीनियस मीडियम? तो इस आई होप इससे तुम्हें अच्छे से समझ आया होगा ये चीज। ठीक है, तो होमोजीनियस मीडियम के अंदर फिजिक्स कहती है लाइट का पाथ या पाथ ऑफ जो लाइट होती है बच्चों, वो हमेशा स्ट्रेट रहती है, हमेशा स्ट्रेट रहती है। यानी कि लाइट को अगर किसी भी होमोजीनियस मीडियम में पास करा रहे हैं, जैसे कि सिर्फ वाटर में करा रहे हो तो वो स्ट्रेट ही चलेगी वाटर में कभी बेंड नहीं होगी। अगर आप एयर में करा रहे हो तो एयर में हमेशा स्ट्रेट रहेगी, बेंड नहीं होगी, जब तक मीडियम के पार्टिकल्स चेंज नहीं हो जाते। बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, जब तक मीडियम के पार्टिकल्स चेंज नहीं हो जाते। जब मीडियम का पार्टिकल बदलेगा, होमोजीनियस मीडियम बदल जाएगा। तो जिस पॉइंट पर आकर, देखो जिस पॉइंट पर आकर मीडियम के पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की शुरुआत हो रही होगी, पार्टिकल्स डिफर कर रहे होंगे, बस वहीं पर लाइट के अंदर एक डेविएशन आ जाएगा, एक भटकाव आ जाएगा, जिसे हम फिनोमेना के जब बेसिस पर पढ़ते हैं तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। बहुत बेसिक और धीरे धीरे समझाया मैंने। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर हमारा लिक्विड का कंप्लीटली लिक्विड फिल्ड है हमारा, मान लीजिए कंप्लीटली लिक्विड हमारा फिल्ड है।
इसके अंदर कोई लिक्विड फिल है, लाइक आप बोल सकते हैं वाटर फिल है आपके अंदर, ठीक है, इसके अंदर वाटर फिल आपने कर दिया। अब देखो लाइट जो है, अब देखो इस कंटेनर को अगर हम देखें, चलो इस कंटेनर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ऐसे कंटेनर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आधा वाटर है आधे में एयर फिल है। अब जब आप लाइट पास कराओगे बेटा, तो लाइट जो है एयर में स्ट्रेट चलेगी। आप मान लो लाइट को एयर में चला रहे हो, लाइट के यहां से बेंड करेगी, क्यों? क्योंकि पार्टिकल सेम है, इसीलिए स्ट्रेट पाथ ट्रैवल करेगी। ये बात फिजिक्स कहती है। अब होता क्या है, जिस पॉइंट पर आकर मीडियम के पार्टिकल्स बदल जाते हैं, तो इसके पहले जो पार्टिकल्स है, ये ऊपर वाले पार्टिकल्स, अगर मैं कहूं ये जो पार्टिकल्स है, ये किसके हैं हमारे? ये हमारे एयर के पार्टिकल्स है कि नहीं? ये हमारे एयर के पार्टिकल्स है। लेकिन जस्ट नीचे एक लेयर बनी, जो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये किसकी होगी बेटा? वाटर के पार्टिकल्स की होगी। और जैसे ही लाइट ये दो तरह की पार्टिकल्स को टच करेगी, बस वहीं से एक चेंज आएगा, एक भटकाव आएगा, एक डेविएशन आएगा लाइट के पाथ के अंदर। लाइट के पाथ के अंदर एक डेविएशन आ जाएगा, और इसी डेविएशन के प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। इसी डेविएशन के प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। बेसिक मतलब इसका टू बेंड, टू डेविएट द, अब बात लाइट की हो रही है, लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ, फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ, तो उसके सीधे पाथ से जो हमने उसमें चेंज लाया उसके पाथ में, इसी फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मेरी बात समझ पा रहे हो? बहुत बेसिक। अब ये जो चेंज आएगा, ये जो लाइट भटक जाएगी, ये किस वजह से या कितना भटकेगी, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि किस डायरेक्शन में डेविएशन आएगा, किस डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा तुम लोग 10th में पढ़कर आए हो हालांकि, लेकिन फिर भी इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा डीप जाके बता दूंगा कि आपको समझ में जल्दी आएगा, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। इतनी बात समझ में आती है बेटा क्या होता है। अब थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं कि मीडियम्स के बारे में थोड़ी जानकारी होती है। ऑप्टिकल को फिजिक्स की एक ब्रांच जैसे कहते हैं ऑप्टिकल, मैंने आपको पहले बता दिया ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है। ऑप्टिकल का मतलब लाइट एंड साइड में, ऑप्टिक्स को पहले बता दूं, जो चीजें रिलेट कर रही हैं वो लाइट से, लाइट मतलब जो हमारी रे है या वेव है, किसी भी फॉर्म में लाइट हम तक आ रही है वो लाइट, और साइट मतलब देखने में, तो लाइट और साइट से रिलेटेड चीजों को ऑप्टिकल चीजें कहते हैं। अब बेटा यहाँ पर जो मीडियम्स होते हैं ये भी ऑप्टिकल मीडियम्स होते हैं, जो मीडियम होते हैं वो भी हमारे ऑप्टिकल मीडियम्स होते हैं। अब ये ऑप्टिकल मीडियम दो तरह के होते हैं बेटा, एक को कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और दूसरे को कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो दो तरह के हमारे मीडियम होते हैं, एक होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। लेकिन जब मैंने फिजिक्स पढ़ी तो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मेरा अपना पर्सनली ये मानना है कि शायद रेयरर जैसी कोई चीज नहीं होती, या सिर्फ डेंसर ही मीडियम है, या एक ही मीडियम है, दोनों मीडियम नहीं है। ये मेरा पर्सनली मानना है। वैसे आप लोग क्या कहते हैं इसे कमेंट में आप बता सकते हो, अपनी राय देना, लेकिन पहले मेरा एक थॉट सुनो जो मैं कहता हूं। अकॉर्डिंग टू मी कोई भी मीडियम, किसी कोई भी मीडियम एक तरह का हो सकता है, ठीक है। आप उसकी प्रॉपर्टी को कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बड़े ध्यान से समझो, आप मान लो क्लास में बैठे हो, ठीक है। अब उस क्लास के अंदर मान लो एक ही बच्चा पढ़ता है, अब मान लो एक बच्चा मेरे से पढ़ रहा है पूरी क्लास में। अब पूरी क्लास में एक बच्चा पढ़ता है, मैं उस बच्चे का टेस्ट लेता हूं, वही बच्चे के मार्क्स आते हैं, तो पूरी क्लास में कितने बच्चे टॉप करेंगे या टॉपर कौन बना? बच्चा बेटा जब एक ही बच्चा था तो उसमें कौन टॉप करेगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, एक बच्चा ही टॉप करेगा। बहुत क्लियर हो रही बात, ठीक है। अब मान लो 30 बच्चों की एक क्लास है। अब 30 बच्चों की इस क्लास में कितने बच्चे टॉप करेंगे? प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी किसी एक सर्टेन बच्चे के बारे में बात करने से। अब जो होगा, अब आप कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली बच्चा, मान लो राम एक नाम बच्चा है, राम ने भाई सब टॉप करा एज कंपेयर टू श्याम, है ना। तो आपने कंपेयर करा दो लोगों को। अब देखो दो बच्चों के नंबर आए, सेम नहीं आए, एक टॉप फर्स्ट आता है, सेकंड आता है। तो बेटा यहां पर कंडीशन बस इसी तरह की होती है। फिजिक्स में कोई भी चीज एक तरह से पॉसिबल ही नहीं है। मेरा मानना है आप इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तरीके से देख सकते हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है भाई? सबका अपना अपना नजरिया होता है
है ना। तो इसी तरह से यहां पर एक नजरिए वाली बात है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर की, तो इनकी बेसिक डेफिनेशंस तो भाई बुक्स में लिखी है, जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात सुनो जो आपको शायद इन्हें समझने में ज्यादा इजी पड़ेगा। देखो ऑप्टिकली डेंसर की बात करें तो सुनो इस बात को। जैसे कि मान लो हम दो मीडियम को कंपेयर करते हैं। देखो यहां पर बात यहां कंपैरिजन की है। अगर कंपेयर नहीं करोगे, अगर मैंने वही कहा ना, अगर दो बच्चों में कंपेयर नहीं होता तो कौन टॉप करता पता ही नहीं चलता। लेकिन अब कहता अब आप कंपेयर कर पा रहे हो, भाई ये अच्छा है ये कम अच्छा है, ये तो कह रहा हूं। सिमिलरली ये चीज होती है, अगर एक ऑप्टिकली डेंसर है तो दूसरा ऑब्वियसली ऑप्टिकली रेयर ही होगा। अब क्या चीज है इसका मतलब, बेसिक मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मीडियम जिस होमोजीनियस मीडियम के अंदर, पूरा मीडियम होमोजीनियस होना चाहिए, जिस होमोजीनियस मीडियम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा मात्रा में, कम वॉल्यूम में, एक सर्टेन फिक्स वॉल्यूम पर ज्यादा मात्रा में भरे होते हैं, ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे मीडियम को कहा जाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिक बात में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा मीडियम जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो हाई क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक सर्टेन वॉल्यूम पर। मान लो मैंने 1 लीटर का एक कंटेनर लिया, 2 कंटेनर 1 लीटर के मैंने लिए, मान लो ये भी 1 लीटर ये भी 1 लीटर, ठीक है। अब 1 लीटर के 2 कंटेनर में एक में मैंने वाटर फिल करा और एक में मैंने एयर फिल करी। अब आप मुझे बताओ दोनों के अंदर एयर, मान लो एयर, आप चलो एयर की बात नहीं करते, मान लो मैंने ऑक्सीजन फिल की। अब आप मुझे बताओ कि किस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली कह सकते हो भाई वाटर के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे। अगर ये ज्यादा होंगे तो हम क्या ये नहीं कह सकते, अगर क्या तो बेटा अगर वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बन गया। क्या बन गया? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बन गया। लेकिन हमेशा ये नहीं रहेगा भाई, किसी की भी जो प्रॉपर्टी है वो उसके साथ फिक्स नहीं है। मैंने कहा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नजरिया क्या है बेटा। अभी आप देख किसके साथ रहे हो? ऑक्सीजन के साथ। तो भाई आपने बोला कि ऑप्टिकली डेंसर है वाटर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वाला कंटेनर जो है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम बन गया उसके लिए, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। तो बेसिक बात समझो, ऑप्टिकली डेंसर का मतलब जहां नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो। अब मान लो यहीं पर एक बात करता मैं, 1 लीटर की उतने ही उसमें मैंने सॉलिड ग्लास भर दिया, ग्लास फिल कर दिया उतने ही वॉल्यूम में। अब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया बेटा? और ज्यादा बढ़ गए। अब क्या वाटर जो है ऑप्टिकली डेंसर रह गया? नहीं ना। क्यों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दिया सर आपने नजरिया ही बदल दिया। आपने एक नया मीडियम प्रेजेंट कर दिया। जब आप एक नए मीडियम पर आ गए तो ये मीडियम इसके कंपैरिजन में क्या हो गया? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बन गया। तो देखो बात समझ पा रहे हो, मैं बहुत छोटी सी बात को शायद लंबा ले जा रहा हूं, लेकिन बहुत ब्रीफ समझाने के लिए, बहुत इजी करने के लिए, है ना। देखो अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ गए ना इसका, तो यहां पर बात समझ में आई। ऑप्टिकली डेंसर ग्लास हो गया। कोई भी मीडियम को ऑप्टिकली रेयर कंप्लीटली कह देना या किसी भी मीडियम को ऑप्टिकली डेंसर कंप्लीटली कह देना बिल्कुल ही गलत होगा। यानी कोई भी मीडियम ऑप्टिकली रेयर फिक्स नहीं है और कोई भी मीडियम ऑप्टिकली डेंसर फिक्स नहीं है। हाँ, इसमें कंडीशन है, आप जब कंपेयर करोगे किन्हीं दो मीडियम्स को, इन दैट कंडीशन कोई एक ऑप्टिकली डेंसर होगा और एक ऑप्टिकली रेयर होगा। मेरी बात समझ रहे हो? बहुत बढ़िया बेटा, इतनी बात क्लियर होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब इस चीज को और आगे लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकली रेयर और डेंसर की कहानी समझ गए, तो थोड़ा सा देखो हटा देते हैं, बोर्ड क्लियर करते हैं, इस चीज को हटाते हैं। देखिए बेटा, अब इस चीज पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये बेंड या जो डेविएशन आ रहा है वो कैसे आता है इन मीडियम्स के कंपेयर? तो होता क्या है, ये डेविएशन आता क्यों है? पहले इसका फैक्टर समझो, इसका रीजन समझो, ये डेविएशन क्यों आया, इसका बेसिक रीजन क्या है, या क्या रीजन है व्हाई रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। ये हो क्यों रहा है?
रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्यों, समझो इस चीज, एक बार सोचो, ठीक सोचो, अब मैं बताता हूं रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है। देखो बेटा, रिफ्रैक्शन होने का रीजन एक तो मैंने दिया कि जब भी मीडियम चेंज होगा उसमें रिफ्रैक्शन होगा। क्यों, क्यों, व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो होता क्या है, मान लो ये मीडियम है मेरा, ठीक है, दो है, ऑब्वियसली होमोजेनियस नहीं है, हेटेरो अलग मीडियम ले रहे हैं, एक तरफ एयर है और एक तरफ वाटर है, दो मीडियम है मेरे पास। अब एक बात बताओ बेटा, क्या लाइट की जो स्पीड है, लाइट जिस स्पीड से ट्रेवल करती है वो सभी मीडियम्स में सेम करती है? सोचो और बताओ, क्या सभी मीडियम्स में लाइट की स्पीड सेम है? नहीं, 11th में पढ़ के आए, ऐसा नहीं होता। लाइट की स्पीड फिक्स है, वैक्यूम में फिक्स होती है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज फिक्स, सबसे मैक्सिमम यही होती है, इसके बाद कम होती रहती है। तो लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम्स में। बस यही रीजन बना रिफ्रैक्शन के होने का। समझो इस चीज को, होता क्या है, लाइट जब एयर में ट्रेवल कर रही है तो वो एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ कर रही है। मान लो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे है भाई आपने कहा था इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो कम होते हैं अगर कंपेयर करो वाटर से। एयर भी एक तरह से डेंसर होगा, देखो एयर को आप कभी डेंसर समझ सकते हो क्या? नहीं ना। लेकिन अगर मैं एयर को वैक्यूम से कंपेयर कर लूं तो क्या बोलोगे, बताओ। अब देखो वैक्यूम में पार्टिकल ही नहीं होते, एयर में पार्टिकल तो होते हैं कम से कम। अब एयर डेंसर हो गया एज कंपेयर टू वैक्यूम। तो किसी भी चीज को डेंसर या रेयर कहना फिक्स सही नहीं है, समझना इस चीज को। देखो अब इस चीज की अगर मैं बात करूं बेटा, देखो इस चीज की अगर मैं बात करूं तो लाइट के पास इधर कम पार्टिकल है, ज्यादा तेजी से स्पीड चल रही है, आसानी से लाइट जा पा रही है, उसके सामने ऑब्स्टेकल्स कम है, वो आसानी से भाग रहा है। अब पार्टिकल को आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया, वाटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं एज कंपेयर टू एयर, तो लाइट को दिक्कत नहीं आएगी। अब एक चीज इससे जानकर बड़ा अच्छा मैं एक तरह से देखता हूं, अब पता नहीं आपको कैसा लगता है, देखिएगा कि मान लो क्लासरूम है और इस क्लासरूम के अंदर बच्चे, मतलब कहते हैं पूरा क्लासरूम बच्चों से भरा हुआ है, इतना ज्यादा भरा हुआ है कि अगला एक बच्चा अगर आता है ना तो वो गिर जाएगा धक्का लग के, है ना, वो अंदर आया वो गिर जाएगा, उसे अंदर आने की जगह ही नहीं मिल रही, इतना ज्यादा बच्चों से भरा हुआ है। ठीक, अब सोचो जो आगे आने वाला बच्चा है क्या वो अंदर आ सकता है रूम के? इजीली आ सकता है क्या? नहीं, उसे फोर्स लगाना पड़ेगा भाई, धक्का देना पड़ेगा किसी को, तभी तो अंदर एंटर कर पा रहा है, वरना वो एंटर कर ही नहीं सकता। ठीक, अब पूरा कमरा खाली है, मुझे उससे कह रहा है भाई तुम अंदर आओ गेट से। अब वो अंदर आ रहा है गेट से, उसे दिक्कत होगी क्या? नहीं ना, आसानी से आएगा। क्यों? किसी ने रोका नहीं, किसी ने नहीं रोका तो वो आसानी से अंदर आ गया। इसी तरह से ये लाइट है, जो बच्चा जो आ रहा है ना ये लाइट है, ठीक, ये लाइट है। जो अंदर मैंने बच्चे बैठाए हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है मैटर के, वो पर्टिकुलर मीडियम के। अगर मीडियम में पार्टिकल ज्यादा होगा, अगर मीडियम में, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से एक साथ समझाएंगे सारी बात। अगर मीडियम में पार्टिकल ज्यादा हो जाए, अगर मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दिए जाए तो आने वाली जो लाइट है, आने वाला जो भाई जो बच्चा आपने बुलाया वो अंदर आ पा रहा था? नहीं ना। तो आने वाली जो लाइट है वो आ पाएगी इजीली? नहीं। यानी लाइट की जो स्पीड है वो घट जाएगी, वो बहुत तेजी से आ रही है लेकिन कम हो गई। क्यों? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा मिले, रोका लाइट को, भाई धीरे धीरे जाओ आगे, है ना। अब कोई नहीं है, खाली रूम, बच्चे को आना है, आसानी से भागकर अंदर आया, कोई नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, लाइट को आना है, लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। बस यही फिनोमेना रिफ्रैक्शन को कराता है। यानी बेसिकली रिफ्रैक्शन क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड में अगर चेंज नहीं आता तो ये रिफ्रैक्शन नहीं होता। यानी बेसिक बात मैं ये भी कह सकता हूं कि जितना ज्यादा चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट होगा उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन अकर करेगा। मतलब
लाइट की स्पीड में चेंज बढ़ा दो, रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, जितना ज्यादा चेंज लाओगे स्पीड में, रिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा, जितना कम स्पीड में चेंज आएगा, रिफ्रैक्शन उतना ही कम। समझो, एयर के अंदर लाइट चल रही है, कहीं पर भी पार्टिकल्स बदल नहीं रहे हैं, लाइट की स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसीलिए बस यही रीजन था कि होमोजेनियस मीडियम के अंदर, इस मीडियम के अंदर रिफ्रैक्शन डज नॉट अकर, नहीं होता, रिफ्रैक्शन नहीं होता है होमोजेनियस में। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, अगर आता तो रिफ्रैक्शन होता। मेरी बात समझ? बहुत बढ़िया। तो ये चेंज अब कैसे आता है या कितना ज्यादा चेंज आता है लाइट की स्पीड में, थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। तो इस चीज को समझ के रिफ्रैक्शन क्यों होता है बहुत इजीली समझाया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया बेटा तो थोड़ा सा आप मेरे को बताओ, मैं और ट्राई करूंगा। फिलहाल मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की ट्राई करा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अब देखो, अब मैंने दो मीडियम्स की बात करी, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयर। डेंसर कौन से? जिनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है। रेयर कौन से? जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स लो क्वांटिटी में प्रेजेंट है, अब समझना इस चीज को मेरे बच्चे। अच्छा, इस कंडीशन को समझना। इस कंडीशन पर लाइट की जो स्पीड होगी वो कैसी होगी बेटा? ऑब्वियसली हाई होगी भाई। कम भीड़ होगी, कम ट्रैफिक होगा, गाड़ी आसानी से चलेगी या ज्यादा ट्रैफिक में चलेगी? ऑब्वियसली कम ट्रैफिक में चलेगी, है ना। सिमिलरली अगर मैं डेंसर मीडियम की बात करूं, इस कंडीशन पर क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड होगी बेटा तो कैसी होगी? काफी लो होगी, धीरे चल रही होगी। मेरी बात को समझना, लाइट की स्पीड धीरे कब होगी? जब आप मीडियम डेंसर होगे, यानी जब आप पार्टिकल्स को बढ़ा दोगे। लाइट की स्पीड ज्यादा कब होगी? जब आप मीडियम के पार्टिकल्स को कम कर दोगे, लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अब समझना इस चीज को। अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर की तरफ मूव करेगी, रेयरर से डेंसर की तरफ लाइट मूव करेगी, उस वक्त क्या होगा? देखो बेटा, मान लो ये मेरा मीडियम है, ठीक है। ऊपर मैंने एयर फिल कर दी, नीचे मैंने ग्लास का एक स्लैब रखा हुआ है, ग्लास मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है। लाइट को आना है। अब रिफ्लेक्शन का बहुत बेसिक फंडा में बता रहा हूं बेटा, समझना। अब लाइट एयर से ट्रेवल कर आती है और ग्लास स्लैब पर फॉल करती है। तो बच्चों इसे हम इंसिडेंट रे कहते थे, रिफ्लेक्शन में भी पढ़ाया था। जो लाइट फॉल करती है इंसिडेंट रे कहलाती है। ये दूसरे मीडियम पर फॉल करी इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट से ये किसी अदर मीडियम पर सरफेस पर फॉल करती है, जिस पॉइंट पर जाकर, उस पॉइंट को हम क्या कहते थे बच्चों? इसी पॉइंट को हम लोग कहते थे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? अब क्या होगा समझना। इस पॉइंट पर सरफेस एक नॉर्मल क्रिएट होगा, जैसे पहले होता था। यहां इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल क्रिएट करा हमने, हो गया, ठीक। अब एक बात बताओ, लाइट अगर ये स्लैब नहीं रखा होता, अगर ये सिर्फ एयर होता, तो लाइट क्या आपकी ऐसे नहीं निकल जाती? मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, अब ये क्या लाइट आपकी ऐसे नहीं जाती? अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाती। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड में चेंज नहीं आता, रिफ्रैक्शन नहीं होता। लेकिन अब लाइट की स्पीड में चेंज आएगा, रिफ्रैक्शन होगा। कैसे होगा देखो। अब रेयर से आपको डेंसर में आ रहा है, देखो रेयर से जब डेंसर में आएगी तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी ना। मतलब जिस स्पीड से लाइट चल रही थी, अपनी स्पीड को उसने खो दिया। क्यों? क्योंकि वो डेंसर मीडियम में जा रही है जहां लाइट की स्पीड कम हो जाती है। रेयर से डेंसर में जा रही है ना बेटा, यानी रेयर का मतलब जहां लाइट की स्पीड हाई है, डेंसर का मतलब जहां लो है। तो हाई से लो की तरफ बढ़ रही है, ओरिजिनल पाथ से अपनी स्पीड को कम कर जाएगी, यानी ये कुछ इस तरह से डेविएट कर जाएगी। तो देखो,
जो रे यहां से डेविएट कर गई इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अब समझना इस चीज को, ये क्या था इंसिडेंट रे, ये क्या है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे बन गई हमारी, यानी कि जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करेगी उस वक्त जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो किधर चली जाएगी, वो नॉर्मल, देखो ये जो था ये तुम्हारा क्या है एक्चुअल में तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, यानी रिफ्रैक्टेड रे जो है वो बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल की तरफ भाग जाएगी। नॉर्मल की तरफ भाग गई, क्यों भाग गई समझ गए ना, तो चेंज इन द स्पीड फंडा बस यही है, इसे समझ में रखना है। लाइट की स्पीड में चेंज आएगा रिफ्रैक्शन होगा, करना नहीं होगा, चेंज आया रिफ्रैक्शन हुआ, चेंज कम आया तो बेंड कर गई नॉर्मल की तरफ, ज्यादा आएगा तो ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। तो देखो अगली बात करते हैं, अगले बारे में बात करते हैं। देखो देखो बेटा, अब अगले वीडियो में आ जाओ, सेम चीज लेते हैं फिर से। हमारे पास एक ग्लास लैब है, ऊपर एयर होती है। इस बार हमने क्या करा, इस बार हम एक काम करते हैं, इस बार हम लोग ऊपर ग्लास लेते हैं और नीचे एयर भी लेते हैं, यानी इस बार लाइट ग्लास से एयर की तरफ जाती है। या अब इसी केस को आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको आप देखो, ग्लास से एयर की तरफ जा रही है, यानी लाइट पहले ग्लास से ट्रेवल कर रही थी, ग्लास से जिस पॉइंट पर आकर मीडियम अलग हुआ उस पॉइंट को हमने क्या बोला बेटा, हमने बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारी इंसिडेंट रे है। जिस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक नॉर्मल क्रिएट होती है, इसको हमने नॉर्मल एन नाम दे दिया। अब क्या होगा, लाइट जानी किधर से चाहिए थी बेटा, लाइट को जाना था इस पाथ से, सीधा उधर जाना था, लेकिन अब होगा ऐसा नहीं। क्यों, नंबर ऑफ पार्टिकल पहले क्या थे भाई, ग्लास कैसा है डेंसर मीडियम, एयर कैसी है रेयरर मीडियम, स्पीड की लाइट इसमें कैसी होती है लो होती है सर, रेयरर में कैसी होती है हाई होती है सर, होती कि नहीं, ये लो होती है ये हाई होती है। बेटा लो स्पीड से चलकर आ रही है लाइट और एकदम से हाई स्पीड में जा रहा है उसे, ऑब्वियसली वो अपने ओरिजिनल पाथ से तो तेज भाग रही है ना, ओरिजिनल से तेज हो गई है, तो लाइट कुछ इस तरह से निकल जाएगी, यानी बेंडिंग क्या हो गई, नॉर्मल से दूर भाग गई, ओरिजिनल पाथ से दूर भाग गई। तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत बेसिक है, क्लास 10th का बेसिक है, मैंने 10th के हिसाब से समझाया, ऐसा कोई बहुत हाई फंडा नहीं बताया, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो मैंने समझाने की ट्राई करा है तो आपको जल्दी समझ में आया इसलिए। बाकी ऐसा कुछ हमने बहुत हाई लेवल की फिजिक्स नहीं पढ़ाई है 12th में ना, बहुत बेसिक फिजिक्स चली है इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर बहुत बेसिक फिजिक्स है, तो ये बात समझ में आती है। ठीक है बेटा, अब एक और बात कर लेते हैं, एक और बात कर लेते हैं बेटा, ये जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे के जो बीच का एंगल बनेगा इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ आपने इस चीज के अंदर 10th क्लास में। ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का बीच का एंगल बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले रिफ्लेक्शन कहते थे, इसमें क्या करेंगे क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे का है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर, सिमिलरली ऐसा यहां पर भी होगा बेटा, अभी ये इंसिडेंट रे है तो ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी ये आपका पूरा नॉर्मल तक का बेटा कवर आपको नॉर्मल से करना है, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जो बन रही है इसके बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहना है। बात क्लियर होती है बेटा, इतनी बात क्लियर होती है बेटा। तो इसके अंदर हमने बात करी कि भाई क्या होता है रिफ्लेक्शन, मीडियम्स के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने, लाइट की स्पीड के चेंज से क्या रिफ्लेक्शन पर क्या फर्क पड़ता है, चेंज ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, चेंज कम होगा तो रिफ्लेक्शन कम होगा। भाई डेंसर से रेयरर में जाने पर क्या होता है, रेयरर से डेंसर में जाने पर क्या होता है, लाइट की स्पीड में क्या चेंज आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ा, बहुत बेसिक लेक्चर था, बहुत ही बेसिक बारे में बताया। भाई रिफ्लेक्शन क्या समझ में आ गया, तो बेसिकली जब कोई पूछे रिफ्लेक्शन क्या है तो क्या बोलेंगे, द बेंडिंग
of the beam of the light, समझना, the bending of the beam of the light when it travel from the one medium to another, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो उसके बेंड होने के, डेविएट होने के फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहा जाएगा। अगर नहीं होगा रिफ्रैक्शन, अगर बेंड नहीं होगा तो फिर वो रिफ्रैक्शन नहीं है, यानी स्ट्रेट पाथ में जा रही है, मीडियम होमोजेनियस है, उसमें पार्टिकल्स का चेंज नहीं आ रहा है। अगर पार्टिकल चेंज हुए तो लाइट में रिफ्रैक्शन जरूर होगा। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो बच्चों इस लेक्चर को यहां खत्म करते हैं, बहुत बड़ा नहीं करेंगे, अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे और उसमें बातचीत होगी कि क्या होते हैं लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या होता है, ऐसे ही हम रिवर्सिबिलिटी पर आएंगे और बहुत सारे टॉपिक्स अभी हमें रिफ्रैक्शन में कवर करने हैं। तो बेटा जितना एक्साइटेड मैं हूं उसे पढ़ाते हुए, उतना ज्यादा एक्साइटेड आप हो जाओ उसे पढ़ते हुए, और बिल्कुल एक सीनियरिटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ लेक्चर्स को पढ़ो, लेक्चर्स को देखो और इसके अपने नोट्स जरूर बनाते जाओ। नोट्स बनाओगे, पढ़ने में आसानी होगी, अच्छे से तैयारी होगी। जितने जल्दी नोट्स बना लोगे उतना अच्छा आपका तैयार होगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखो, पढ़ाई करते रहो और मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय।